1.3 कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। अभी तक क्या हुआ है कि सोशलिज्म की एक विचारधारा लोगों में आ गई है, एक आइडियोलॉजी लोगों में स्प्रेड हो रही है धीरे धीरे, और लोगों को इतना तो समझ में आ गया है कि हमें इस समाज में बदलाव चाहिए। अब बदलाव कैसे चाहिए? सोशलिज्म के थ्रू चाहिए। अब सोशलिज्म को अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने हिसाब से कैसे कहा। सोशलिज्म अभी तक केवल एक सोच है कि सभी लोगों में जो हिस्सा है वो बराबर बराबर बंटना चाहिए। जो भी रेवेन्यू इस देश के पास है, सरकार के पास है, जिसने जितनी मेहनत किया उसे उतना मिलना चाहिए। तो अब कैसे अलग अलग लोगों ने इस सोशलिज्म को अपनी अपनी भाषाओं में कहा, तो उसे हमें इस आगे देखते हैं। अब देखिए आगे, बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप सोशलिज्म वॉज वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज़ दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। मतलब इतने ज़्यादा लोगों को पहली बार ऐसा कभी हो रहा था कि एक जो कॉमन आइडिया ने यूरोप में बहुत सारे जो मासेस है, बहुत सारे लोगों तक अपनी जो पहुँच है वो पहुँचाया था। और लोगों ने ये सोचा था कि हाँ, अब हमारी सोसाइटी है उससे हमें एक वेल स्ट्रक्चर्ड करना चाहिए सोशलिज्म को अपनाते हुए। अब सोशलिस्ट लोग कौन हुआ करते थे? सोशलिस्ट ऐसे लोग जो सोशलिज्म के जो आइडियाज़ है उसको मानते थे और उसके फॉलोअर थे, और जो उसके आइडिया को स्प्रेड करते थे उसे सोशलिस्ट कहा जाता था। तो जैसे जो सोशलिज्म के आइडिया को फैला रहा है और मान रहा है उसे सोशलिस्ट कहेंगे। अब सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल इल ऑफ द टाइम। मतलब ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती है सोसाइटी के लिए। लेकिन क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि जो एक इंडिविजुअल होता है, कोई एक मालिक होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी का, जैसे फैक्ट्री मैंने लगाया, प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब उस फैक्ट्री का मालिक मैं हूँ। मैंने अपने नीचे जो लोगों को रखूँगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पैसा लगा रहा हूँ, अपनी फैक्ट्री खड़ी कर रहा हूँ, मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा और मैं उनको जॉब में रखूँगा। लेकिन क्या होता है कि वो मेरा इसके पीछे मोटा मोटा एक ही रीज़न होता है कि मुझे पर्सनल गेन करना है, मुझे पर्सनल प्रॉफिट चाहिए। मुझे नहीं मतलब है कि मेरा जो वर्क कर रहे हैं उनको क्या फ़र्क पड़ता है। ये उस समय की बात हो रही है। आज के ज़माने में हम देखें तो भी एम्प्लॉयर खासे परेशान है, इनसे बहुत काम लिया जाता है, वेजेस कम दिए जाते हैं। तो ये तो हम बात कर रहे हैं 18th और 19th सेंचुरी की, तब तो और बुरे हाल थे। तो समझ में आ गया था लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं होनी चाहिए। अब लेकिन क्या होता है, जैसे एक जो कैपिटलिस्ट इंसान है, कैपिटलिस्ट मतलब कि पूंजीवादी, जिसका पैसा है, उसने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट किया, इंडस्ट्री खड़ी किया, वहाँ पर प्राइवेट जो वर्कर्स हैं उन्हें हायर किया। उसके बाद वो दिन रात काम कौन कर रहा है? वर्कर काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट किसका हो रहा है? सिंगल इंडिविजुअल का हो रहा है, वो क्योंकि वही कंट्रोल कर रहा है पूरी प्रॉपर्टी को। तो इसमें क्या हुआ कि लोगों को और ये भावना आई कि यार हम तो इतना काम कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये जो बात हुई कि जो जितनी मेहनत करे उसको कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट से पैसा मिलना चाहिए, सभी को समान मिलना चाहिए। क्योंकि सोशलिस्ट ने क्या किया कि इसी तरह का चेंज चाहा और उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल उठ के आया कि हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑपरेट। मतलब कि सोसाइटी जिसमें किसी इंसान की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई उनके घर ज़मीन ऐसा कुछ नहीं है, तो वो कैसे ऑपरेट करेगी? व्हाट वुड द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। सोशलिस्ट जो सोसाइटी है वो किस बेस पे रहेगी, मतलब एक मूल विचार क्या रहेंगे, उसकी आइडियोलॉजी क्या होगी। तो इस आइडियोलॉजी को और प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो अल्टरनेट्स हैं इन्हें अलग अलग लोगों ने दिया। तो इस चैप्टर में मेन 4 नाम हम पढ़ते हैं। अलग अलग जो सोशलिस्ट लोग थे उनके अलग अलग आइडियोलॉजी थी, कैसे हम सोशलिज्म को अपनाएं और कैसे हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को अल्टरनेट निकालें। तो एक जो सबसे पहले जिनकी बात करते हैं हम, रॉबर्ट ओवेन, 1771 से 1858 तक ये रहे। ये यूएसए से बिलोंग करते थे। ये जो इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, इन्होंने क्या कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से अच्छा हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हम कहेंगे हिंदी में सहकारिता समिति। तो उन्होंने ये कहा कि कोऑपरेटिव क्या होते हैं। वैसे पहले हम कोऑपरेटिव समझते हैं। कोऑपरेटिव मतलब कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट फैक्ट्री है, उसमें वो केवल एक इंसान के शेयर हैं, एक इंसान का फ़ायदा है और वो सभी को वेजेस पे रख रहा है, अपने एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। लेकिन कोऑपरेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं। मतलब कि 100 लोग 200 लोग मिलकर एक प्रॉपर्टी को बनाए और एक फैक्ट्री को कुछ एक समूह, एक ग्रुप ऑन कर रहा है, और जितना भी फ़ायदा हो रहा है वो सभी ग्रुप के जो मेंबर हैं उनमें आपस में बट रहा है। मतलब किसी एक इंसान की मोनोपोली नहीं होगी। इसलिए वहाँ पर जो जिस तरह का एक्सप्लॉयटेशन जो होता है मज़दूरों का, और जो शोषण हो रहा था यहाँ पे लेबर्स का, वेज नहीं मिल रहा था, 16 घंटे काम करना पड़ रहा था, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। तो उनका ये था कि उन्होंने कोऑपरेटिव जो सोसाइटी सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव
कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए। ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि उन्होंने, जो रॉबर्ट ओवन है, उन्होंने कौन सी जो हार्मनी फाउंड की थी, तो न्यू हार्मनी की थी, यूएसए में की थी। लेकिन और भी सोशलिस्ट थे, वो कहते थे कि केवल कोऑपरेटिव तो ठीक है, कोऑपरेटिव से आप इतने ज़्यादा रिवोल्यूशन नहीं ला सकते, क्योंकि बात क्या चल रही है, बात चल रही है पूरे एक सिस्टम को ही बदल देने की, समाज को ही बदल देने की, पूरे यूरोप की बात चल रही है। अब ठीक है, उन्होंने कहा, दूसरे जो हमारे भैया है लुइस ब्लैंक जी आए 1813 से 1882 तक, उन्होंने कहा कि ठीक है कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ, लेकिन कहाँ कितनी बनाओगे, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, लेकिन ये इंडिविजुअल इनिशिएटिव से नहीं हो सकता। ज़रूरत इस बात की जो गवर्नमेंट है वो इनकरेज करे कोऑपरेटिव्स को, मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट करे कि हाँ आप सभी लोग मिलके कोऑपरेटिव, अपने आप को एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए और आप अपनी फैक्ट्री डालिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाइए, मतलब कि उसमें कोई एक ओनर नहीं है, नंबर ऑफ ओनर्स हैं उसके, जितना भी बड़ा ग्रुप रहेगा उतने ग्रुप में प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड होगा। अब लेकिन हम देख रहे हैं आज ऐसा हो रहा है, गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट कर रही है। जैसे आज हम एग्जांपल के तौर पे इंडिया में देखें तो अमूल, लिज्जत पापड़, सांची और इंडियन कॉफ़ी हाउस, ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, उसमें का कोई एक ओनर नहीं है, उसमें एक ग्रुप ऑफ ओनर्स हैं जो आपस में अपने जो प्रॉफिट है वो डिवाइड करते हैं। तो आज ये हो रहा है, वो उस समय किसने कहा था, लुइस ब्लैंक ने कहा था। अब जो कोऑपरेटिव है वो गुड्स टुगेदर प्रोड्यूस करते हैं, जो मैंने कहा वही लिखा है, और डिवाइड प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर, जितना गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स वो उसको डिवाइड कर लेते हैं। अब ये इतने क्रांतिकारी इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, कार्ल मार्क्स के बारे में जो मैं कितना ही कहूँ। कार्ल मार्क्स ने क्या किया, और कार्ल मार्क्स के साथ में जो फ्रेडरिच इंगल्स, ये भी दोनों थे, लेकिन कार्ल मार्क्स उसमें सबसे मेन हुआ करते, ये दोनों फ्रेंड थे। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले कि आइडिया को ऐड किया कि कैसे हम जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ये जो कैपिटलिज्म है, ये जो पूंजीवाद है, जो अपने मज़दूरों को जो जिस तरह से शोषण हो रहा है उनका, तो वो कैसे उस चीज़ को बदल सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह तो एक विचार चले ही आ रहे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जब तक कैपिटलिस्ट है तब तक जो मज़दूर है उनका भला नहीं हो सकता। जो प्रॉफिट है वो कैपिटलिस्ट बनाते रहेंगे, वर्क हमेशा वर्कर करते रहेंगे, तो ऐसे तो बात नहीं बनने वाली है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी बात की जाए तो अगर दो तीन कैपिटलिस्ट लोगों ने मिलकर ये बोल दिया कि हम 4 लोग हैं और ये हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लेकिन ओवरऑल क्या हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे कोई चीज़ें बदल रही है कि नहीं, वो तो उनका कहना था कि जो लास्ट इंसान है, जो वर्कर क्लास है, उन्हें ही अपने आप को सामने आना पड़ेगा और रेडिकली अपने को एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी। सोशलिस्ट सोसाइटी मतलब सभी में इक्वली डिवाइडेड और किसी तरह की प्राइवेट इंटरवेंशन नहीं हो उसमें। उन्होंने क्या कहा कि वर्कर को एक कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करने के लिए एक बहुत रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। कार्ल मार्क्स ने बिलीव किया कि उन्हें अपने आप को फ्री करना चाहिए, वर्कर्स को फ्री करना चाहिए कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से। वर्कर्स को एक ऐसी सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए जहाँ पर सभी लोग सेम हो और सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सोशली कंट्रोल्ड हो। बहुत ज़रूरी है ये, सोशली कंट्रोल्ड हो मतलब कि किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं हो, वो सोशली कंट्रोल्ड हो, मतलब समाज उसे चलाए या फिर वहाँ की गवर्नमेंट उसे चलाए, लेकिन एक प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो। और गवर्नमेंट कैसी हो, गवर्नमेंट वेलफेयर वाली गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट भला सबका चाहे और गवर्नमेंट चलाए, या फिर कुछ लोग मिल के चलाएँ, समाज मिल के चलाए, लेकिन कोई एक इंसान ना चलाए। और जब ऐसी को जब सारी प्रॉपर्टीज़ सोशली कंट्रोल हो जाए, वो प्रॉपर्टी वो जो व्यवस्था है, वो सोसाइटी है, वो कहलाएगी कम्युनिस्ट सोसाइटी। आज हम सुनते कम्युनिस्ट नेशन, यूएसएसआर, जो रशिया पहले जब टूटा नहीं था तो यूएसएसआर था, वो एक कम्युनिस्ट था, उसे हम कम्युनिस्ट कहते थे। और सोशलिस्ट उसकी पॉलिसी हुआ करती थी, वहाँ पे कोई भी प्राइवेट चीज़ें नहीं थी, कोई कंपनियाँ नहीं थी जैसे हमारे कंपनियाँ हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं थी वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स भी बहुत बाद में खुला। तो इस तरह से देखा गया तो उसे कम्युनिस्ट सोसाइटी कही गई। और कम्युनिज्म के फाउंडर इसलिए कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। तो उन्होंने कहा था कि वर्कर्स को कि वहाँ पे कब्जा कर लो, जो अपने मालिक की फैक्ट्री से कब्जा कर लो, उनको उखाड़ फेंको और सब लोग मिलकर साथ में चलाओ। और मतलब बहुत सारे उनके डीप में तो अपन आगे देखेंगे इसे। तो रशिया में जो रेवोल्यूशन आया वो कार्ल मार्क्स की इसी सोच से आया कि कैपिटलिज्म को ख़त्म करना है हमें और हमें आगे चल के सोशलिज्म को लाना है, सोशलिस्ट सोसाइटी की जो इस्टेब्लिशमेंट करना है, जो कि आगे चल के कम्युनिस्ट कहलाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वो नेचुरल सोसाइटी है फ्यूचर की, ऐसा कहा उन्होंने उस समय। तो फिर 1.4 है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सपोर्ट कैसे मिला? बाय द 1817 सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप टू कोऑर्डिनेट
देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म अ इंटरनेशनल बॉडी, उन्होंने अपने इंटरनेशनल बॉडी बना लिया। वो आसपास के देशों को भी, मेनली यूरोप में, वैसे तो कहा उसे इंटरनेशनल गया, आसपास के देशों को भी वो मॉनिटर करने लगी। अब जो इंग्लैंड के वर्कर्स हैं और जर्मनी के वर्कर्स हैं, उन्होंने एसोसिएशन फॉर्म करना चालू कर दिया फाइट फॉर बेटर लिविंग के लिए। बेटर लिविंग के लिए उन्होंने अपने एसोसिएशन बनाए। दे सेटअप अ फंड, उन्होंने एक फ़ंड भी बनाया तो ऐसे मेंबर्स की हेल्प करें जो कि डिस्ट्रेस हो। डिमांडेड रिडक्शन इन ऑफ वर्किंग, मतलब कि जो डिमांड कर रहे हैं अपने रिडक्शन ऑफ वर्किंग के लिए, अपने बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, उनकी वो हेल्प करने लगे बाय फंड। पैसों की भी ज़रूरत होती है किसी आंदोलन को करने में और रिवोल्यूशन को करने में। और राइट टू वोट के लिए भी वो, कि ऐसा नहीं हो कि जिसके पास पैसा है वही वोट दे सके। और जर्मनी में क्या हुआ कि एसोसिएशंस वर्कर क्लोजली विथ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। अब जर्मनी में क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप के एसोसिएशन बढ़ाने चालू कर दिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक पार्टी है वहाँ पर, और उन्होंने कुछ सीट भी मिली, पार्लियामेंट्री की सीट भी मिली। और 1905 में क्या हुआ, सोशलिस्ट ट्रेड यूनियंस फॉर्म अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो लेबर पार्टी है वो किसने बनाई, सोशलिस्ट लोगों ने बनाई और ट्रेड यूनियन ने मिलकर बनाई। जिसमें कौन होंगे, ज़्यादातर लोग मजदूर थे, वर्कर क्लास के लोग थे। ब्रिटेन और सोशल लेबर पार्टी इन ब्रिटेन और सोशलिस्ट पार्टी बनी फ्रांस में। किसने बनाई सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में, वो बनाई वर्कर्स ने और सोशलिस्ट लोगों ने। और ब्रिटेन में भी वही चीज़ बनी लेकिन उसका नाम लेबर पार्टी रखा गया। तो लेकिन फिर भी 1914 तक सोशलिस्ट नेवर सक्सेड इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन यूरोप। इलेक्शन तो वो नहीं जीत पा रहे थे। ज़रूर सही सी बात है, उनका पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो कैसे जीतेंगे। लेकिन कहीं कहीं कुछ सीट उन्होंने जीती। अब रिप्रेजेंटेड by a strong figure in parliamentary politics, their idea did shape legislation, but government continued to run by conservatives, liberals and radicals. उनके जो आइडियाज़ थे बड़े हुए, लोगों तक फैले, लेकिन फिर भी स्टिल जो मेजॉरिटी ऑफ जगह में जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव और लिबरल और रेडिकल्स ही चला रहे थे। लिबरल और रेडिकल्स में से कुछ लोग सोशलिस्ट भी थे, वो जो अलग हो गए उनसे। लिबरल्स, क्या मैं बताया था ना, लिबरल्स कहते थे कि महिलाएं वोट नहीं करेंगे, रेडिकल्स कहते थे महिलाएं वोट करेंगी। लेकिन फिर भी वो अल्टीमेटली कौन थे, अल्टीमेटली तो वो तो ऑनर थे फैक्ट्रीज़ के। तो वो क्यों चाहेंगे कि सोशलिस्ट सोसाइटी बन जाए और हमारे पास वो छिन जाए। आगे आता है हमारा रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन क्यों हुआ, मैंने बताया कार्ल मार्क्स के कारण हुआ। कार्ल मार्क्स ने जो रेवोल्यूशनरी अपने थॉट्स दिए वो रशियन रेवोल्यूशन को लीड किए। अब ये इमेज हम देख लेते हैं। ये इमेज है एक पेरिस कम्यून की। पेरिस कम्यून हुआ 1871 में। उसमें क्या किया कि जो पीपल्स गवर्नमेंट थी वो जो पेरिस को उन्होंने अपने अंडर में ले ली। पीपल्स गवर्नमेंट, उसमें ज़्यादातर लोग कौन थे, वर्कर्स थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, प्रोफेशनल थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जो समझदार लोग हैं वो थे। फिर लेकिन क्या हुआ, हालांकि आगे चल के वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो अभी भी, फ्रांस की गवर्नमेंट अभी भी वो कंजर्वेटिव्स द्वारा चलाई जा रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि ट्रूप्स वगैरह भेजे, अपनी आर्मी भेज के जो वहाँ का जो चल रहा था उसे दबा दिया। जो रेवोल्यूशन चल रहा था उसे दबा दिया। सोशलिस्ट लोगों ने जो अपनी मांग उठाई थी पीपल्स गवर्नमेंट की, उसको दबा दिया गया। पेरिस को फिर से अपने हाथ में ले लिया गया। लेकिन फिर भी इसे एक सेलिब्रेट किया जाता है एज अ प्रील्यूड टू अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। प्रील्यूड मतलब किसी एक बड़ी क्रांति की शुरुआत, कहना चाहिए कि बड़े पीसफुल समय की शुरुआत। प्रील्यूड टू अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, इसे कहा जाता है कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी जो ये पेरिस वाला। हालांकि सफल नहीं हो पाया। वहाँ की फ्रांस की आर्मी ने आके, जो वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको निर्देश दिया कि आर्मी को आप जाइए और सोशलिस्ट मूवमेंट जो चल रहा है, जो पेरिस को उन्होंने अपने अंडर में लिया है, उसे हटा दो। तो उन्होंने हटा दिए। तो कुछ मेन बातें हैं जो हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ जाए। जैसे वर्कर्स ने रेड फ्लैग लिया था। रेड फ्लैग लेके वो कर रहे थे, रेवोल्यूशन कर रहे थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे कि यहाँ पे सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसको फॉर्म किया जाए। और जो रेवोल्यूशनरी थे ये, जो उनका एक गाना उस समय फेमस हुआ था 1792 में। ये जो गाना था ये एक्चुअली में एक वॉर सॉन्ग था जिसका नाम था मार्सेलेस। मार्सेलेस कुछ भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि फ्रेंच में है ला मार्सेलेस। एक गाना था जो कि शायद किसी मार्सेलिस गांव से आने वाली टुकड़ी गा रही थी फ्रांस के 1792 में। ये मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये उस समय जो मतलब कब 1871 में जो पेरिस में जो ये कम्यून हुआ उसका एक थीम सॉन्ग बना। क्या बना, मार्सेलियस, जिससे जो भी प्रोनाउंस करें वो थीम सॉन्ग बना। और ये आज फ्रांस का नेशनल एंथम है। तो ये फ्रांस की हिस्ट्री जो है उसने इस देश को, फ्रांस देश को और ऑल ओवर वर्ल्ड को एक इंस्पायर ज़रूर किया। फ्रांस की हिस्ट्री से ही और लोग इंस्पायर हुए हैं और एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड की उन्होंने मांग की है। तो अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से रशियन रेवोल्यूशन हुआ
और कैसे कम्युनिज्म की जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ रशियन रेवोल्यूशन के पहले, रशियन एम्पायर हुआ करता था, वो क्या किया करता था, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं।